कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक बार फिर से सभी लोगों का वेलकम किया जाता है और टॉपिक क्लास का वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसके पिछले क्लास में भी हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी पर ही बात की थी। थियरी का क्या क्या कहना है वो बातें तो हम कर ही चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर हमने बात की थी। इस बार हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर आ गए हैं। हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बातें करेंगे। एक मेटल के साथ 4 लिगेंड या मेटल जो है 4 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तब क्या होगा। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर में हमें दो तरह का ज्योमेट्री देखने को मिलता है। एक टेट्राहेड्रल जहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और दूसरा स्क्वायर प्लेटर जहां पर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 या फिर sp2d होता है। तो ये d को आगे और पीछे लिखने का मतलब तो तुम लोग जो है इसमें d आगे लिखा हुआ है क्यों, इसमें d पीछे या पहले लिखा हुआ है क्यों, इसका मतलब तो तुम लोग समझ ही गए हो। लास्ट टाइम पिछले क्लास में हम लोगों ने d2sp3 और sp3d2 पर बात किया था। जब d2sp3 होता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और sp3d2 होता है तो उसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि d2sp3 में d ऑर्बिटल जो है थर्ड एनर्जी लेवल से आते हैं, और sp3d2 में जो d ऑर्बिटल होता है वो फोर्थ एनर्जी लेवल से आता है। सेम हियर, यहां भी वही बात है। तो इन दोनों की बात हमें करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं निकेल से। हमें निकेल +2 का कॉम्प्लेक्स बनाना है क्लोराइड आयन के साथ। एक निकेल +2 है और 4 क्लोराइड आयन्स हैं। सभी अपना अपना लोन पेयर इस निकेल को डोनेट करेंगे। आज क्लास में शोर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है हमारे, उसके लिए भाई हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारे बगल वाले पड़ोसी लगता है कुछ भयंकर काम करने में लगे हुए हैं, शोर करते ही रहेंगे और हम भी अपना काम करते ही रहेंगे। तो थोड़ा एडजस्ट करिए। वीडियो एडिट करते समय हम कोशिश करेंगे कि आवाज़ को थोड़ा दबा दिया जाए, मतलब हमारी आवाज़ को नहीं, शोर को थोड़ा दबा दिया जाए। तो निकेल +2 एंड 4 क्लोराइड आयन, ये मिल करके NiCl4 -2 बनाते हैं। और इसी तरह से निकेल +2 4 साइनाइड आयन्स के साथ मिलकर के NiCl4 -2 बनाते हैं। करेक्ट। तो दो तरह के, मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को हम एग्जांपल के तौर पर सामने रख करके स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। इन दोनों के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं पिछले क्लास में कि ये वीक लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो देखा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखा था। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर आ जाए। निकेल का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाए। सो निकेल 28 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1s 2s एंड 2p, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3s 3p 3d, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ। जी कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन हमारे पास मत लाओ, हमारी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, तो पहले 4s को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तब हम इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। अभी 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। चौथे सेल में 4s 4p 4d 4f सब कुछ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहीं तक पहुंचा है, बाकी आगे वाले सब अभी खाली पड़े हुए हैं। निकेल +2 का मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हटाओ। तो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8, ये है निकेल +2 का। और हमें जो है सिर्फ इसका यूज करना है, पीछे के इलेक्ट्रॉन्स हमें यूज नहीं करने हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। पीछे वाले इलेक्ट्रॉन यूजलेस है, उनका कोई यूज नहीं है बॉन्ड वगैरह बनाने में, तो इन्हीं दोनों को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये दो तो चले गए, ये 8 बचे हुए हैं। तो ये पीछे वालों को जरा हटाया जाए और थोड़ा इनको जूम करके इनका पिक्चर थोड़ा बड़ा बनाया जाए। 3d8 4s2 4p 4d 4f के साथ
3d8 का पहले थोड़ा बड़ा पिक्चर बना है। 3d8 मीन्स डी के 5 ऑर्बिटल्स था, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। और फिर 4s खाली पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। 4p ये भी खाली पड़ा हुआ है, इसमें भी कुछ नहीं है। 4d इस बार हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि इस बार उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को डील कर रहे थे तो हम 4d भी बनाते थे आगे, लेकिन इस बार हमें 4d की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इतना है, 4 ही लिगेंड है, 4 ऑर्बिटल का इंतजाम ऐसे ही हो जाएगा। तो ये निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक स्टेटस है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने हैं, तो इसको 4 खाली ऑर्बिटल का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये 4 खाली ऑर्बिटल्स का इंतजाम करेगा। 1 2 3 4 वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। क्लोराइड वीक लिगेंड है, इसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये कुछ गलत बना रखा है क्या? 3d8 ऐसा बनेगा ना, 3d8 को ऐसा बनाना पड़ेगा हमें। 3d8 ये है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, बाकी सब पेयर्ड है। क्लोराइड की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ये सब अपनी अपनी जगह टाइट खड़े रहेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए 4 ऑर्बिटल्स की जरूरत है, तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स तैयार है, लेकिन फिट नहीं है, ठीक है ना। अभी इनके फिटनेस में कमी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है, इस केस में कॉम्प्लेक्स जैसा बनना है, जिस डायरेक्शन से लिगेंड आ रहे हैं उस डायरेक्शन में वो ऑर्बिटल्स नहीं है। इन ऑर्बिटल्स को थोड़ा फिट करना होगा, इनको जिम भेजा जाए और sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा के जब ये आएंगे, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो 4 नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे और चारों का डायरेक्शन बिल्कुल सेट होगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो तुम्हें पता ही है कि सेम टेट्राहेड्रल होगा, तो 4 नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, चारों आपस में एक जैसे होंगे, चारों में कोई अंतर नहीं होगा और इनका डायरेक्शन बिल्कुल एक टेट्राहेड्रल शेप की तरह से होगा। एक प्लेन में, दूसरा प्लेन में, तीसरा प्लेन से बाहर, चौथा प्लेन से अंदर। एंगल्स 109 डिग्री 28 मिनट। और इन ऑर्बिटल्स में जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 4 क्लोराइड आयंस अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जब इसमें डोनेट करेंगे तो Ni+2 और 4 क्लोराइड आयन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया NiCl4 विथ 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये है इस कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सिर्फ टेट्राहेड्रल होगा, मतलब निकेल एक क्लोराइड आयन प्लेन में, दूसरा प्लेन में, तीसरा प्लेन से बाहर की तरफ और चौथा प्लेन से अंदर की तरफ। और ये 4 ऑर्बिटल्स जो है इनका भी डायरेक्शन यही होगा कि निकेल का एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, तीसरा इस डायरेक्शन में, चौथा इस डायरेक्शन में। हाइब्रिडाइजेशन से पहले ये बात नहीं थी, px py pz इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन से पहले ये नहीं हो सकता था। तो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और ये चारों नए ऑर्बिटल्स क्लोरीन से लोन पेयर लेने का काम करेंगे। और NiCl4 विद 2 नेगेटिव चार्जेस, इस पर +2 चार्ज भी है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो डेफिनेटली ये पैरामैग्नेटिक होगा। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर के तौर पर देखें तो पैरामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट √n into n+2, हम तो कहते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑलमोस्ट 2.9 आ जाएगा। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 3.9 आ जाता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो 4.9, 5 के लिए 5.9। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n की जगह 2 रखो, तो 2 और 2 मिलाकर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 8 का स्क्वायर रूट 3 से थोड़ा ही तो कम होगा, जस्ट राइट 2.9 pm। थोड़ा रिवर्स में भी जाना सीखो, आगे पीछे दोनों तरफ। अगर किसी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट इतना है 2.9, और मैग्नेटिक मोमेंट 2.9 होगा जिसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 2 है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैलकुलेट करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 के आसपास आएगा। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 के आसपास है तो मतलब उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होंगे। कभी कभी हमें जरूरत रिवर्स ऑर्डर की भी पड़ती है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 के आसपास कैलकुलेट होकर के आएगा। या फिर अगर
मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 है, इट मींस उसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 के आसपास आता है, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट अगर 5.9 दिखाई पड़ रहा है या उसके आसपास दिखाई पड़ रहा है तो उस सिस्टम के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम ऐसा मान सकते हैं। तो ये हो गया निकिल और क्लोराइड आयन का सिस्टम। अब निकिल और साइनाइड आयन के बारे में क्या सोचो। साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो साइनाइड जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को डर लगेगा, इनको पीछे भागना पड़ेगा, लेकिन अब ये इससे पीछे तो नहीं जा सकती क्योंकि पीछे तो कोई जगह ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये वाला इलेक्ट्रॉन पीछे यहां पर आ सकता है। तो साइनाइड आयन के स्ट्रेंथ से इन इलेक्ट्रॉनों को पीछे हटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब स्टेटस ऐसा है, ठीक है ना, ये फ्री था, देख सकते हो, फ्री आयन, फ्री मेटल आयन, और ये क्या है, मेटल आयन विथ साइनाइड लिगेंड्स। साइनाइड लिगेंड्स के आने के बाद मेटल आयन का इलेक्ट्रॉन जो है डिस्टर्ब हो जाता है, वो डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तो जगह खाली हुआ, 4 लिगेंड्स आ रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी। एक ऑर्बिटल ये, एक ये, एक ये, एक ये। 4 ऑर्बिटल्स मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल्स हुए, ये डी है, ये एस है और ये दोनों पी है। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि अभी ऑर्बिटल्स फिट नहीं है, इनको फिटनेस प्रोग्राम में भेजो। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ये चारों मिल करके, ठीक है ना, इस बार ये ऑर्बिटल ऐसे पड़ा रहेगा, उसका कोई यूज नहीं है। सिर्फ 4 लिगेंड आ रहे हैं, 4 लोन पेयर एक्सेप्ट करना है, तो केवल 4 ऑर्बिटल्स की जरूरत है और मिल करके 4 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और ये चारों मिल करके जो ऑर्बिटल बनाते हैं वो स्क्वायर प्लेनर स्टाइल में होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, ये निकिल है, और 4 साइनाइड लिगेंड बिल्कुल प्लेन में, ठीक है ना, निकिल +2 है ये, और 4 साइनाइड लिगेंड जो है बिल्कुल प्लेन में है। डेफिनेटली हमें 4 ऑर्बिटल्स भी प्लेन में चाहिए, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये चारों ऑर्बिटल्स जो है साइनाइड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे NiCN4-2। तो ये है इसमें, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। अभी पीछे वाले कॉम्प्लेक्स में जब क्लोराइड आयन था तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे नहीं गया था, तो हाइब्रिडाइजेशन इधर में हुआ था। लेकिन अभी क्या है, जब ये पीछे भाग गया तो ये जगह खाली हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इतने दूर में हो रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2 एंड शेप इज स्क्वायर प्लेनर, ऑर्बिटल्स भी उसी तरह के बन रहे हैं, और इन चारों में 4 साइनाइड है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेंगे लोन पेयर। तो ये हो गया, तो ये बन गया हमारा NiCN4 विथ 2 नेगेटिव चार्ज। तो क्या ये पैरामैग्नेटिक है, तो आंसर है नहीं। इस बार क्या हुआ है कि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा बल्कि ये डायामैग्नेटिक होगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। इसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है 0 होगा, 0 होता भी है। ये 2 कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एक और एग्जांपल हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दिखाना चाहते हैं तुम्हें, निकिल ही है। This time it is nickel with 4 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। निकिल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के बनाता है NiCO4। इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं। तो निकिल पर जब +2 चार्ज आता है, क्या होता है, कैसे आता है +2 चार्ज, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जाते हैं तभी तो पॉजिटिव आता है। निकिल न्यूट्रल है, मतलब अभी दोनों इलेक्ट्रॉन सही सलामत है, कुछ ऐसा स्थिति, ठीक है। यहाँ पर +2 नहीं रखना है, सिर्फ निकिल के बारे में सोचना है, नो पॉजिटिव चार्ज। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
पूरा बनाएंगे तो अंतिम में 3D8 पड़ेगा, 4s2 पड़ेगा, और पीछे वालों का हमें यूज नहीं है, इसलिए उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। निकिल का जो काम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ये है 3D8 एंड 4s2। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इससे स्ट्रॉन्ग कोई दूसरा लिगेंड होता ही नहीं, मोस्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लिगेंड के पावर की भी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसकी वजह से इनको तो छोड़ा, इनको भी डर लगता है, ये भी पीछे भाग आते हैं, तो यहां से तुरंत जंप करके पीछे भाग आएंगे। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड को देखा तुरंत पीछे हो रही है, और पीछे हो रही है तो क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन उठाए तो और मिलकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये जगह खाली हो गया। यह है फ्री निकेल एटम, फ्री निकेल एटम, और ये क्या है, निकेल एटम विथ 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों में डिफरेंस है कि फ्री था तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से थे, जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड पास में आता हुआ दिखाई पड़ा तुरंत दोनों इलेक्ट्रॉन पीछे हो लिए और वहां से हट गए। अभी ये जगह खाली है, 4 ऑर्बिटल्स है, इसमें लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है निकेल, तो निकेल का लोन पेयर इसमें एक्सेप्ट करा दो, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का लोन पेयर इसमें एक्सेप्ट करा दो। तो ये 4 ऑर्बिटल्स जो है लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी फिट नहीं है, इनको फिट बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन करवा दो। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा, 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे नए, और इनका अरेंजमेंट क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल। जब sp3 होता है टेट्राहेड्रल, dsp2 या sp2d हो जाए स्क्वायर प्लेनर, तो sp3 हुआ टेट्राहेड्रल हुआ, और इन चारों में कार्बन मोनोऑक्साइड के चारों मॉलिक्यूल्स अपना अपना लोन पेयर इनमें डोनेट करके NiCO4 बना देंगे। तो ये रहा अपना NiCO4, ठीक, और इसका शेप डेफिनेटली टेट्राहेड्रल, ये निकेल है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा प्लेन से बाहर की तरफ और चौथा प्लेन से अंदर की तरफ। क्या ये इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या ये पैरामैग्नेटिक है, तो आंसर है नहीं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये पैरामैग्नेटिक भी नहीं है, डायामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट है 0। तो निकेल के ये 3 कॉम्प्लेक्स, तीनों के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। निकेल का क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स, निकेल का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स, और निकेल का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टेट्रा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में निकेल के तीनों कॉम्प्लेक्स बहुत फेमस है, करेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में थोड़ा कॉपर और जिंक की भी बात हो सकती है, लेकिन हम उसकी बात यहाँ पर कर नहीं रहे हैं, ठीक है। जिंक जो है वो भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिंक हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। जिंक का जब भी कॉम्प्लेक्स दिखता है कोई, तो समझ लो कि टेट्राहेड्रल ही होगा। जिंक +2 4 लिगेंड्स के साथ मिलकर के, 4 लिगेंड चाहे जैसे भी हो, वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ये टेट्राहेड्रल ही बनाता है। क्यों टेट्राहेड्रल बनाता है, इस पर भी हम सोच सकते हैं। इसी तरह से कॉपर +1 है, कॉपर +1 हो या कॉपर +2 हो, जनरली कॉपर +2 ही होता है। कॉपर +2 जो है वो 4 अमोनिया के साथ मिलकर के एक ही कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जैसे हमने इसको एक्सप्लेन किया है, जरा एक्सप्लेन करना कि जिंक का कॉम्प्लेक्स किसी भी लिगेंड के साथ हो हमेशा टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। जिंक का कॉम्प्लेक्स किसी भी लिगेंड के साथ हो हमेशा टेट्राहेड्रल होता है, 4 लिगेंड्स आएंगे टेट्राहेड्रल होगा। और कॉपर का कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ स्क्वायर प्लेनर होता है। तो जरा इसको सोचो कि स्क्वायर प्लेनर कैसे होता है, क्या यहाँ पर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, जरा सोचना, बना करके अपनी तरफ से सोचो। जैसे हमने निकेल पर सोचा वैसे तुम कॉपर पर सोचो, सब हम ही कर देंगे तो तुम लोग क्या करोगे, ठीक है ना। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कर देना चाहते कि तुम लोग बिना काम के हो जाओ, ठीक है। थोड़ा काम तुम्हारे पास भी होना चाहिए। तो कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ और सोचो कि क्या यहाँ पर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो डेफिनेटली dsp2 होना चाहिए, और अगर ये नहीं पॉसिबल है तो sp2d होगा। तो जरा देखो ये dsp2 है या sp2d है, चेक करो। और जिंक का तो डेफिनेटली sp3 ही होगा। तो जरा इसमें सोचो कि वीक लिगेंड है चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हर स्थिति में sp3 ही होता है, टेट्राहेड्रल ही होता है, ऐसा क्यों। दोनों को बना करके सोचो, कभी हम मिलेंगे
तो बात होगी इस पर, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी मिलेंगे बात इस पर जरूर होगी। तो निकिल के ये 3 कॉम्प्लेक्स है, जरा याद रखना है। निकिल का क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स, निकिल का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स, निकिल का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स, और जिंक और कॉपर थोड़ा इलेक्ट्रॉन वगैरह बना करके अपने से सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग दौड़ाओ। लिगेंड के वीक और स्ट्रॉन्ग होने की बात, थोड़ी सी बात यहां पर हम करेंगे अब, कि कभी हम कहते हैं कि जो लिगेंड है वो वीक है, कभी हम कहते हैं कि लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये कहां से आया, ये कैसे पता चलेगा? जैसे हमने क्लोराइड को वीक कहा, साइनाइड को स्ट्रॉन्ग कहा, हमने पानी को कमजोर लिगेंड कहा, अमोनिया को स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहा, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड बताया। ये सब कहां से आता है? ये सब एक्सपेरिमेंट से आया, ठीक है। नहीं लिगेंड के स्ट्रक्चर को देख करके ये बता पाना कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, एक्सप्लेन कर पाना ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करके चेक किया है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग बताया, जो वीक है उसको वीक बताया। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि इनका ऑर्डर तैयार कर सकते हैं कि कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन किससे कमजोर है। तो ऑर्डर को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। केमिकल सीरीज, कौन सा लिगेंड किसी मेटल को ज्यादा प्रभावित करेगा, ज्यादा डराएगा, ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, उसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख सकते हैं। एक स्टैंडर्ड केस है पानी, ठीक है। पानी के बराबर ही ऑक्सीडेट आयन होता है, जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज भी होता है। इसका स्ट्रक्चर ये है, ऑक्सीजन पर माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस। ये दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम पावर के होते हैं, ठीक है। ये कमजोर में आते हैं। इसके इधर की तरफ जो भी लिखेंगे, जैसे हम लिखना चाहते हैं आयोडाइड, हम लिखना चाहते हैं ब्रोमाइड, हम लिखना चाहते हैं क्लोराइड और फ्लोराइड, ये सब जो है कमजोर लिगेंड्स में आते हैं। इसके बाद इधर की तरफ हम लिख रहे हैं, इससे ताकतवर है अमोनिया, अमोनिया से ताकतवर है नाइट्रो NO2 माइनस, इससे ताकतवर है साइनाइड, और इससे ताकतवर है कार्बन मोनोऑक्साइड। और भी लिगेंड्स हैं, तो हम पूरे देश दुनिया के सभी लिगेंड्स को एक ही बार में नहीं लिख सकते। हमने काम के लिगेंड्स को यहाँ पर साइट कर दिया है कि ये कमजोर है, ये सब कमजोर की कैटेगरी में गिने जाएंगे, और ये सब जो है पावरफुल की कैटेगरी में गिने जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनों को डरा सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमने जिस डर की बात की थी, इलेक्ट्रॉनों को डिस्टर्ब करने की बात, ये इलेक्ट्रॉनों को डिस्टर्ब करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर ये मिल जाए, ये सब मिल जाए, तो ये सब इलेक्ट्रॉनों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ओके। ये सबसे कमजोर, उससे स्ट्रॉन्ग, उससे स्ट्रॉन्ग, उससे स्ट्रॉन्ग, उससे स्ट्रॉन्ग, ये दोनों बराबर स्ट्रेंथ के ऑलमोस्ट है। अमोनिया उससे स्ट्रॉन्ग, अमोनिया से स्ट्रॉन्ग, नाइट्रो ग्रुप या नाइट्रो आयन, नाइट्राइट आयन, साइनाइड आयन, देन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो सबसे पावरफुल इतने लिगेंड्स के बीच में सबसे पावरफुल हमारा ये वाला है। तो इस ऑर्डर को याद रखना है, इसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इसमें और भी लिगेंड्स जुड़े जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना ही हो, लेकिन इतने लिगेंड्स का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यही बनेगा। ये सबसे कमजोर और ये सबसे स्ट्रॉन्ग। ये सब जो है मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को डराएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, और ये सब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब जो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और अमोनिया, नाइट्रो, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड सब डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब करके इलेक्ट्रॉनों को रीअरेंज होने पर मजबूर कर सकते हैं, जिससे हाइब्रिडाइजेशन और शेप के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा लिगेंड वीक है और स्ट्रॉन्ग। क्यों वीक है, क्यों स्ट्रॉन्ग है, इसका हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे तुम लोगों को। सिर्फ ये कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट करके यही पाया गया है कि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, लेकिन जिस ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन है, उस ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन +2 में नहीं चलेगा। वो एक्सप्लेनेशन दे करके हम तुम्हारे दिमाग का जो है चटनी नहीं बनाएंगे, छोड़ देते हैं। तो इस ऑर्डर को याद रखो, और जब जरूरत पड़े यूज करो कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने निकिल को देखा, जिंक और कॉपर छोड़ दिया कि तुम लोग खुद से देखना, थोड़ा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की, लिगेंड्स का पावर बताया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में।